ఇక రాజ్యసభ సమావేశాలు లైవ్ లో చూద్దాం. उसका प्रयत्न भी भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सदैव किया है. आप जानते हैं किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कम ब्याज की दरों पर उसको ऋण देने का सवाल हो, उत्पादन का ठीक दाम देने के लिए हमारे विद्वान मित्र बता रहे थे, एमएसपी की चर्चा कर रहे थे. मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय, एमएसपी तब देते हैं जब एमएसपी की जो दरें होती उससे नीची दरों पर अनाज या बाकी उत्पादन बिकता है. अब कई फसलें ऐसी है जो अभी भी एमएसपी के ऊपर बिक रही है, उन पर एमएसपी देने की जरूरत नहीं पड़ती. लेकिन मैं बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, एमएसपी पर जो खरीद हुई है उसकी भी मैं खरीफ की बात अगर करूं तो 2004 से 14 तक कुल जो खरीद हुई थी 46 करोड़ 79 लाख मीट्रिक टन और 14 से 24 के बीच में 71 करोड़ 27 लाख मीट्रिक टन खरीद की गई है. हम गंभीर है खरीद के लिए. माननीय सभापति महोदय, रबी की फसल अगर देखी जाए, मैं कुल खरीद की बात बता रहा हूं, 2004 से 14 तक 23 करोड़ 2 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई थी और 14 से 24 के बीच 32 करोड़ 29 लाख मीट्रिक टन खरीदी गई. अगर राशि के रूप में देखा जाए माननीय सभापति महोदय, जो सरकार की मंशा को स्पष्ट करता है, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच थी 4,44,000 करोड़ और 14-24 के बीच बढ़ के हो गई 12,51,000 करोड़ रुपया. माननीय सभापति महोदय, किसान को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 गेहूं की मैं बता रहा हूं 14 के बीच में 2,56,000 करोड़ थी, 14-24 के बीच में 5,65,000 करोड़ रुपया हो गई है. दलहन में माननीय सभापति महोदय, मैं विद्वान सदस्य को अवगत कराना चाहूंगा, किसानों को भुगतान की गई एमएसपी की राशि 2004 और 14 में 1900 करोड़ से बढ़कर 91,000 करोड़ रुपया हो गई है. मैं माननीय सभापति महोदय, चाहे तिलहन हो, बाकी वाणिज्यिक फसलें हो, अगर सभी एमएसपी की फसलों को देखा जाए तो एमएसपी की राशि 2004 से 14 के बीच में 7,31,000 करोड़ से बढ़कर 14 और 24 के बीच में 20,57,000 करोड़ रुपया हो गई है. ये हमारी सरकार की मंशा का परिणाम है. निरंतर माननीय सभापति महोदय, एमएसपी बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है. मैं विद्वान सदस्य को यह ध्यान दिलाना चाहूंगा, 2014 तक 19 तक जो एमएसपी तय की जाती थी उसमें लागत पर 50% जोड़कर तय की जाती थी. 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ही यह फैसला किया कि लागत पर 50% प्रॉफिट जोड़कर एमएसपी की दरें तय की जाएगी. माननीय सभापति महोदय, मैं उदाहरण दे सकता हूं, जब उधर की सरकार थी तब एमएसपी A2+FL नहीं दिया जाता था. मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा, कभी भी 50% से ज्यादा लागत पर इन्होंने लाभ नहीं दिया. लेकिन हम कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध है कि कम से कम 50% ज्यादा लाभ देकर किसान की फसलें हम खरीदेंगे. मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है. लगातार एमएसपी बढ़ाने का काम अगर वो चाहें तो मैं पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध करा सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं. हमने बढ़ाने का भी काम किया है और जहां जरूरत है एमएसपी पर फसल खरीदने का भी हमने काम किया. मैंने आपको आंकड़े बताए हैं, आगे भी हम किसान के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे. सप्लीमेंट्री नंबर 2, श्री जोस के मनी. So, as you know, the natural rubber is a strategic product, and the Rubber Act was enacted in 1947, shows the importance. So for the last 10 years, the price of natural rubber has been never ever the rubber farmers have got a remunerative price. This is mainly because of the huge import of natural rubber from other countries. And presently, the import duty of natural rubber is 25%. So if that natural rubber is been listed in the agriculture as an agricultural product,
the bound duty can be increased to 113% for the agriculture product, average of more than 40%. That will curtail the import of natural rubber. Not only that, the task force of the rubber constitutive committee of the central government have recommended that this should be listed in the agriculture product and also should be under the MSP also. So my question to the, and in fact the jute and cotton, it was a commercial product, it has been converted into agriculture product also. So my question to the minister is whether you have any plan to list this natural rubber as an agriculture product. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, अभी ऐसी कोई योजना नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूं कि रबर उत्पादक किसानों की समस्या पर भी हम गंभीरता से विचार करेंगे। Third supplementary, Shri Vaiko. Honorable Mr. Chairman, sir, in this country, the worst affected lot, farmers' lot. That is the fact. I come from a village, from a farmer's family. All the villages, urban areas, agriculturists are the worst affected. Before the election in 2014, our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, thundered in every meeting, wherever he goes, that the farmers' income will be doubled within a year when we come to power. But nothing happened. And Mr. M.S. Swaminathan committee recommended that C2 plus 50. C2 is cost of production and plus 50% of the total income will be delivered to the farmers. But that not happened. And farmers from Tamil Nadu, 200 people were fasting for 6 months in the roads. Never, the Prime Minister has never stand up there. He has not given even appointment to Your the farmers for 6 months. Then Haryana and Punjab farmers. Your they supplementary. came here. And Honorable member. the agriculture is Your totally supplementary. neglected by Modi government. Your supplementary. So I want to know whether Swaminathan's committee report will be Honorable implemented Minister. or not. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, जब उधर के मित्र सत्ता में थे तब ऑन रिकॉर्ड उन्होंने ये कहा था कि स्वामीनाथन जो कमेटी है उसकी सिफारिशें हम नहीं मान सकते, विशेषकर 50% लागत पर लाभ देकर। मेरे पास रिकॉर्ड है जो मैंने यहाँ सदन पर भी रखा। No, इन्हें Honorable हमेशा इनकार Minister. किया, लेकिन You will place it on the table of the House. This record. मेरे पास पूरा During Mani- course of the day. ये माननीय सभापति महोदय, श्रीमान कांतिलाल भूरिया तत्कालीन कृषि राज्य मंत्री, श्रीमान कांतिलाल भूरिया के अलावा शरद पवार जी तत्कालीन कृषि मंत्री, केवीएस थॉमस जी तत्काल मंत्री, राज्य मंत्री तारिक अनवर, इन सब ने ये कहा कि 50% से अधिक लाभ नहीं दिया जा सकता क्योंकि बाजार विकृत हो जाएगा। ऑन रिकॉर्ड मैं इसको पटल पर रखता हूं। माननीय सभापति महोदय, इन्होंने कभी किसान का आदर नहीं किया, कभी गंभीरता से लाभकारी मूल्य देने का नहीं सोचा। लेकिन मैं माननीय सभापति महोदय सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि लागत पर 50% मुनाफा देकर ही मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय की जाएगी और वो लगातार तय की जा रही है। मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं माननीय सभापति महोदय, हम लगातार लाभकारी मूल्य देने का काम कर रहे हैं। अगर 3 सालों का ही विवरण आप देखना चाहें तो माननीय सभापति महोदय, अलग अलग जो हमारी फसलें हैं, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति महोदय, धान इनके समय में जो रेट खरीदे जाते थे उसकी बात मैं आज नहीं करना चाहता, लेकिन आज 2300 रुपया कुंटल खरीदने का काम कर रही है तो हमारी सरकार कर रही है। इनके समय के रेट अगर मैं बताऊंगा माननीय सभापति महोदय तो कहते हुए तकलीफ होती है। किसान को कभी भी
इन्होंने लाभकारी दाम देने का प्रयत्न नहीं किया। धान हो, ज्वार हो, बाजरा हो, रागी हो, मक्का हो, अरहर हो, मूंग हो, उड़द हो, कपास हो, मूंगफली हो, सोयाबीन, तिल, राम तिल, इन सब फसलों को 50% से ज्यादा लाभ देकर खरीदा जा रहा है। और कई में तो जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम तय कर रहे हैं 100% भी लाभ दे के तय कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, हम बीच में भी हस्तक्षेप करते हैं। पिछले दिनों सोयाबीन उत्पादक जो किसान थे, जब सोयाबीन के दाम गिर गए तब सरकार ने तत्काल फैसला किया कि पाम ऑयल और रिफाइंड ऑयल जो आ रहा है 0% ड्यूटी पर आता था, उस पर 27.5% ड्यूटी लगाने का काम मोदी सरकार ने किया ताकि सोयाबीन के ठीक रेट किसानों को मिल सके। माननीय सभापति महोदय, प्याज के बारे में, प्याज जब सस्ता बिकने लगा तो 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी को घटा के 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी करने का काम इसी सरकार ने किया। और चावल जब कीमत ठीक नहीं मिल रही थी तो जो मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस थी उसको खत्म करने का काम किया और एक्सपोर्ट से प्रतिबंध हटाया, तो इसी सरकार ने हटाया। हम 50% लागत पर, कम से कम 50 कह रहा हूं माननीय सभापति भाई, कई फसलों पे हम 100% लाभ दे रहे हैं, देकर हम समर्थन मूल्य घोषित भी करते हैं। और मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान का पूरा उत्पाद खरीदा जाएगा। ये मोदी की सरकार है और मोदी की गारंटी पूरा करने की गारंटी है। प्रोफेसर मनोज कुमार झा फॉर सप्लीमेंट्री। जी सर, शुक्रिया सभापति महोदय। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब लेने की उम्मीद करता हूं कि क्या कोई इस प्रकार का प्रपोजल है कि किसानों की कर्ज माफी के लिए एक व्यापक फ्रेमवर्क बनाया जाए ताकि नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स पे उनकी डिपेंडेंस खत्म हो सके। थैंक यू सर। मंत्री जी कह रहे हैं सिंपल सवाल पूछा है, मैं सिंपल जवाब दे रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारी जो योजना है, मोदी जी की सरकार बहुत दूरदर्शिता से काम करती है। हम उत्पादन बढ़ाएंगे, उत्पादन की लागत घटाएंगे, उत्पादन का उचित मूल्य देंगे, फसल में अगर नुकसान हो तो उसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा करेंगे। हम कृषि का विविधीकरण करेंगे, प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाकर किसानों की आय इतनी बढ़ाएंगे कि बार बार वो हाथ कर्जा माफी के लिए मांग करने की स्थिति में नहीं होगा। हम आय बढ़ाने पर विश्वास रखते हैं माननीय सभापति महोदय, ये सरकार निरंतर उसके लिए काम कर रही है। श्री जयराम रमेश, फिफ्थ सप्लीमेंट्री। सर आज कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। प्रश्न पूछिए। कई किसान संगठन संसद मार्च कर रहे हैं। जयराम जी, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं लंबी बात हुई है कि 3 दिन पहले एक उच्च संवैधानिक पदाधिकारी ने हमारे किसानों की दर्द जयराम रमेश जी के सामने रखी। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अधिकारी के टिप्पणियों का उन्होंने संज्ञान लिया है और उनकी क्या राय है एमएसपी को लेकर, जो उस संवैधानिक पदाधिकारी ने एमएसपी को लेकर। उसके पहले मैं बता दूं, माननीय मंत्री जी मेरे साथ थे, जाते समय भी थे, आते समय भी थे, और मैंने माननीय मंत्री जी के कहा और मैं आश्वस्त हुआ कि जिस आदमी की पहचान देश। You even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30 I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30 I left Parliament.
So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament. Because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. दोस्तों मुझे ready. और आपने ఇక రాజ్యసభలో 500 రూపాయల నోట్ల కట్టలు కలకలం రేపుతోంది. At 1 p.m., 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30, I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. రైట్, ఇక రాజ్యసభలో 500 రూపాయల నోట్ల కట్టలైతే కలకలం రేపుతున్నాయి. అయితే ఈ అంశం పైన స్పందించారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభిషేక్ సింఘ్వి. నేను మొదటిసారి విన్నా, ఇలాంటిది ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడూ వినలేదని అంటూ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభిషేక్ సింఘ్వి అయితే పేర్కొన్నారు. నేను ఎప్పుడు రాజ్యసభకు వెళ్లినా జేబులో 500 రూపాయల నోటు ఒక్కటే పెట్టుకుంటానని వెల్లడించారు. అభిషేక్ సింఘ్వి నేను అప్పటి నుంచి 1:30 వరకు కూడా ఎంపీ అయోధ్య రామరెడ్డితో క్యాంటీన్లో కూర్చున్నానని వివరించారు కాంగ్రెస్ ఎంపీ. ఇక ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయాను అంటూ సింఘ్వి ట్వీట్ చేశారు. కాగా రాజ్యసభలో డబ్బుల దుమారం తెరపైకైతే వచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన రాజ్యసభ ఎంపీ అభిషేక్ మను సింఘ్వి సీట్ వద్ద డబ్బులు దొరికాయన్నట్లుగా తాజాగా ప్రకటన వెలువడింది. అయితే ఈ మేరకు రాజ్యసభ చైర్మన్ అధికారిక ప్రకటన చేశారు. I am quite astonished to even hear about it about 5 minutes ago. I never heard of it. I reached the inside of the house yesterday at 12:57 p.m. In the afternoon. The house rose at 1 p.m. 3 or 4 minutes after I entered the house. From 1 to 1:30, I sat with Mr. Ayodhya Prasad in the canteen in Sangam and had lunch. At 1:30, I left Parliament. So my total stay in the house yesterday was 3 minutes and my stay in the canteen was 30 minutes. I find it bizarre that even on such issues, politics is raised. Of course, there must be an inquiry as to how people can come and put anything anywhere in any seat. It means that each of us must have a seat where the seat itself can be locked and the key can be carried home by the Member of Parliament. Because everybody can then do things on the seat and make allegations about the seat. This is, if it was not tragic and serious, it would be comic. I think everybody should cooperate in getting to the bottom of this. And if there is a failing in the security agencies, that must also be completely exposed. 9 lakh crores worth of loans compared to before 2024, it was only 22,900 crores, sir. So this is almost 50 times more over the last 10 years. Thank you. Second supplementary, Dr. Parmar, Jaswant Singh, Salam Singh. Thank you, sir. My question to Honorable Minister, sir, that's a bit longer and in 2 parts. How does the training provided to SHG group members for tickets booking platforms integrated with broader entrepreneurship developmental goals? And what measures are in place to track the long-term success of self-help group managed travel booking enterprises in states like Bihar and Gujarat? Thank you. Honorable Minister. Sir, the NRLM division has made a collaboration with Easy Trip Planners, sir. This was done recently as a pilot project, sir.
and this is basically a skill building for ticket booking platform for both rail, air, and bus. So obviously, since this is at the pilot stage, more details have to be done, sir. And in general, SHG group empowerment is a continuous process, sir. This is not something it happens in one day. It depends on which areas these programs need to be implemented or needed. And then we have almost 6 lakh community resource persons that are distributed across the country that will handhold them, nurture them, identify the problems. And in this process, out of these 6 lakh community resource persons, otherwise trainers, will be subdivided based on the necessary skill. If this is related to the booking of the flight tickets or these tickets, those people will be trained, sir. Certain subsection of these people will be trained, and then they will continue to nurture them in the long run, sir. Thank you. माननीय सदस्य अध्यक्ष जी, मंत्री जी, आपके ऊपर बहुत भारी एमपी का प्रोटेक्शन है, हमारी मित्र रेणुका चौधरी जी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट प्रोविजन हैव यू मेड फॉर हैंडीकैप्ड विमेन एंटरप्रेन्योर्स इन योर फील्ड? ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, in general, when we combine these SHG group members, this is all taken from the socio-economic caste consensus. And obviously, anytime SC, ST, disabled people and women are the primary beneficiaries of this entire program, sir. Yes, sir. Yes, Honorable Minister. So, the entire program, whatever we do, sir, it all depends on their specific needs. If there is a disabled person, we look at what are the things that they can do by themselves. Depending on that, in that area needs, we will devise programs. It's not something you can categorically say for all the but disabled people have this kind of program, sir. So it all depends on the local necessities and needs. Thank you. For supplementary, Susri Susmita Dev. Thank you, sir. This question is